कासगंज शहर में जनजीवन हुआ सामान्य, बाजारों में लौटी रौनक। 26 जनवरी से अशांत चल रहे कासगंज में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। प्रशासन के निर्देश के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं और पिछले 3 दिनों से रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए परेशान नज़र आने वाला आम जनमानस भी अब बेखौफ होकर बाज़ार में घूम रहा है। प्रशासन की तरफ से आज पीस कमेटी के लोगों से भी बात की गई और उसके बाद लोगों के गुस्से में कमी नजर आई। 26 जनवरी को हुई मुख्य घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। कासगंज से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। हिंसा की आग में जल रहे कासगंज में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। 26 जनवरी को शुरू हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं सरकार को लगता है कि इस हिंसा के पीछे कोई साजिश हो सकती है। अमन चैन की बहाली की कवायद में जुटा प्रशासन अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। सरकार का दावा है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस मामले में पुलिस जांच भी कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। मन की बात में पीएम मोदी ने नारी शक्ति का बखान किया, तो वहीं एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका सहयोग मांगा। मन की बात में पीएम मोदी ने उनको लिखी गई एक चिट्ठी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। दूसरी तरफ पीएम मोदी जब एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे तो उनका खासा जोर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और मुहिम को लेकर रहा। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। बजट सेशन से ठीक पहले पीएम मोदी ने जिस तरह से महिलाओं का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार पर खुलकर बोले, उससे साफ है कि इस सेशन में इन मुद्दों पर सरकार का खासा जोर रहेगा। और जाहिर है विपक्ष भले ही सरकार को घेरने की तैयारी में हो, लेकिन सरकार की अपनी रणनीति भी अब साफ साफ दिखाई दे रही है। ब्रिटिश कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बजट सत्र के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता शामिल होंगे। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सरकार 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। 9 फरवरी के बाद मध्यावधि अवकाश के बाद 5 मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र आरंभ होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। ये बजट सत्र केंद्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं मोदी सरकार के लिए ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। सुमित्रा महाजन की कोशिश है कि सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए, लेकिन देखना है कि विपक्षी पार्टियां उनका साथ देती हैं कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इलाहाबाद के माघ मेले पहुंचे, जहां विद्या भारती स्कूलों की तरफ से आयोजित समुत्कर्षा शिविर का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देश के 49 जिलों से आई करीब 15,000 लड़कियां हिस्सेदारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के 49 जिलों से आई विद्या भारती स्कूलों की छात्राओं के कार्यक्रम समुत्कर्षा में भाग लेने इलाहाबाद के माघ मेले पहुंचे, जहां 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की 15,000 के करीब लड़कियों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी संस्कृति मात्र सत्तात्मक संस्कृति रही है और आज बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण जैसी महिलाएं देश और समाज को दिशा दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, इलाहाबाद। आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने संतरी पॉइंट और ड्यूटी पॉइंट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक संतरी पॉइंट और ड्यूटी पॉइंट पर सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन पर बात करते हुए कई बार देखा गया है। सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन की जरूरत भी रहती है, लेकिन मोबाइल फोन के कारण सुरक्षा कर्मियों का अनजाने में ही ध्यान भटकने का चांस रहता है, जिससे सुरक्षा में बड़ी चूक हो सकती है। डीजीपी द्वारा ये सर्कुलर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी को भी भेजा गया है, जहां पर पुलिस में भर्ती हुए जवान अमूमन ट्रेनिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एकेडमी को भी इस आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। अमूमन ये देखा गया है कि आतंकी अपने हमलों में संतरी पॉइंट या फिर ड्यूटी पॉइंट को ही टारगेट करते हैं। ऐसे में सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदेश जारी कर अपने सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने के लिए कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। मुंबई के नायर अस्पताल में एमआरआई मशीन में फंसकर एक शख्स की मौत का मामला प्रकाश में आया है। ये तस्वीर 32 साल के राजेश मारू की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मृतक राजेश के रिश्तेदारों के मुताबिक राजेश अपने रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल आया था। मरीज का एमआरआई टेस्ट करवाना था, जिसके चलते राजेश उनके साथ गया। चूँकि महिला मरीज ऑक्सीजन पर थी, इसलिए राजेश के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी था और जैसे ही राजेश ने एमआरआई रूम का दरवाज़ा खोला, मशीन ने उसे खींच लिया और तड़प कर राजेश की मौत हो गई। रिश्तेदारों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते यह दुर्घटना घटी। मामले में अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर सहित 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। नायर अस्पताल में हुई इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने लापरवाही के चलते मौत का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। झारखंड के दुमका शहर में मानवता हुई शर्मसार। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को कफन तक मैसर नहीं करवाया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक अजीबोगरीब घटना घटी। सड़क हादसे में एक आदिम जनजाति पहाड़िया युवक की मौत के बाद उसे कफन तक नसीब नहीं हुई। दरअसल जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था तो स्वास्थ्य विभाग के वहां मौजूद कर्मचारियों ने वहां के ही एक होल्डिंग फ्लैक्स में लिपटकर उस मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया तो कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। तो अब भले ही स्वास्थ्य विभाग जांच की बात कर रहा है और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर मृतक के लिए कफन का बंदोबस्त भी कर दिया, मगर ये पहला मौका नहीं कि इस तरीके से मानवता को शर्मसार किया गया हो और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। यूपी के अलीगढ़ में एक बड़ा हादसा आया सामने। बीती रात पुलिस की गाड़ी नाले में पलटने से हुई 7 लोगों की मौत। मरने वाले में एक दरोगा और एक सिपाही भी शामिल। दरअसल अलीगढ़ के थाना जवा से एक नाबालिग लड़की गैर समुदाय के किसी लड़के के साथ कुछ दिन पूर्व भाग गई थी। इसमें जवा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कल इनके बरेली में होने की सूचना अलीगढ़ पुलिस को मिली। अलीगढ़ पुलिस लड़की को बरामद करने के लिए एक निजी स्कॉर्पियो के कार से थाना जवा से एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही और 2 लड़की के परिजन, जिसमें एक महिला, सवार होकर बरेली गए। लेकिन लड़का लड़की को बरामद करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो अतरौली के पास कुछ किलोमीटर दूर ईदगाह के निकट घने कोहरे के कारण उनकी गाड़ी एक बड़े नाले में जा गिरी। इस पूरी घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से कोहरे और धुंध ने एक बार फिर पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। यही नहीं, न्यूनतम पारा भी लुढ़क गया है। पिछले कुछ दिनों से दिन में निकल रही तेज धूप ने ठंड को टाटा कह दिया था। लोगों ने मान लिया था कि सर्दी का सितम अब खत्म हो गया है, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कोहरे और ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं रोड और रेल यातायात भी बुरी तरह से पटरी से उतर गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा मैदानी इलाकों में बना रहेगा।
लेकिन फरवरी शुरू होते ही इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन।